नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करनी है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। अच्छा, नाम सुन के ही ऐसा लगेगा अरे फिर से हिस्ट्री की बात आ गई, फिर से अरे ये सब इतना बोरिंग वैसे ही होता था। हम जब पढ़ाई करते थे या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको तो अभी भी लगेगा कि फिर से अब यूट्यूब पे भी यही देखना पड़ेगा। मैं वो नहीं पढ़ा रहा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विच आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, कुछ और बात करनी है। आई गिव यू पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंग्लिश ऑथर कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे देख रहे हैं। एक्चुअली आई वॉज रीडिंग अ बुक कॉल्ड कंपनीज दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर है, अच्छा, बुक इज़ रिटन बाय जोनाथन मेंटल। यस, यू हर्ड इट राइट, द नेम इज़ जोनाथन मेंटल। ओके, फर्स्ट चैप्टर उसमें दिया हुआ है द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑनरेबल, जो चीज़ मुझे इस टाइटल में अजीब लगी या खटकी जिसको बोलते हैं वो है ऑनरेबल। फॉर देम इट इज स्टिल ऑनरेबल। कैसे? क्योंकि उनको तो फायदा हुआ था ना। दे लूटेड अस, दे रोब्ड इंडिया, दे डिप्राइव्ड इंडियंस फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स इवन, एंड नाउ वी आर वेयर वी आर आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ चीज़ें मैंने, ये चैप्टर जो पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। एक चीज़ इस बुक में दी हुई है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यूनाइटिंग द सब कॉन्टिनेंट, एक बॉक्स में एक पॉइंट अलग से बना के दिया है, यूनाइटिंग द सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट they are saying that they came to India and then they are claiming that it was not united। कितनी दो मुही बातें हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। पहले तो आप एक रीजन को इंडिया कहते हो, फिर बोलते हो कि वो यूनाइटेड नहीं था। दूसरी बात, एक पैराग्राफ लिखा है, छोटा सा पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। द मिशन ऑफ द कंपनी नेवर सीम्स टू हैव बीन इम्पीरियल इन द लेटर 19th century sense of imposing the values of British Christian civilization on the natives, who came to be regarded as morally, culturally, and intellectually inferior. So basically he is saying that the natives were morally, culturally and intellectually inferior. वो यहाँ पे नहीं रुकते, आगे कुछ लिखा है जो कि बिल्कुल इस वाक्य को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। Many of the early company men were great admirers of Indian culture, some of them even becoming great scholars and collectors. On one side you are saying that the Indian culture, Indian people were inferior. On the other side you are saying that your people or the Britishers were admirers of Indian culture. How contradictory is that? मतलब दो बातों का कोई बैलेंस ही नहीं बन रहा। फिर भी he is saying that the East India Company was very honorable, right? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, when it comes to British rule till 1857 it was the British East India Company who was ruling India, not the British government. It was only after 1857 revolt when the British government took control from the East India Company.
क्लियर। अब ये पढ़ने के बाद आई थॉट ऑफ लुकिंग फॉर सम डेटा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ क्या किया था एग्जैक्टली। वो तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में या जो हमें पढ़ाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में तो कहीं नहीं आता। तो कुछ मैंने डेटा निकाला है, ठीक है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, द रिपोर्ट इज़ बाय प्रोफेसर उत्सव पटनायक, JNU के प्रोफेसर है। 2018 का ये रिपोर्ट है उनका। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ रिसर्च बेस्ड डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको खुद को डिसाइड करना है कि हाउ ऑनरेबल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश रूल फॉर दैट मैटर, आप डिसाइड करना। सबसे पहली बात, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम और took the control of this entire region, India's GDP was around 25% of entire world, of the world economy. GDP जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कहते हैं उसको। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको पता होगा। अगर आप अब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आगे इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाई में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रिटिश राज से पहले इंडिया का GDP अराउंड 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड GDP था। दूसरी, आप ये समझिए कि पूरे यूरोप का GDP भी इतना नहीं था। ब्रिटिश राज तो छोड़ दीजिए, ब्रिटिशर्स को साइड में रखिए, पूरा यूरोप मिला लीजिए तो भी इतना GDP नहीं हो रहा था। सेकंड पॉइंट, अगर ब्रिटिशर्स कभी आए ही नहीं होते, हैड देयर बीन नो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आज की डेट में इंडियाज GDP वुड हैव बीन मोर देन $230 ट्रिलियन, $230 ट्रिलियन। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में और इकोनॉमी विल बी $5 ट्रिलियन। सोचिए कितना फ़र्क होता है, सोचिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब ब्रिटिशर्स आए तब का तो मैंने बता दिया, पर जब वो गए इन 1947, इंडियाज GDP to the world economy was less than 3%. So from 25% we came down to less than 3%, thanks to the Britishers, Honorable East India Company, right? Next point, कितने लोग मरे, हमें ये तो किसी बुक में नहीं बताया जाता ना। अगर बताएंगे तो जिन्होंने इतिहास लिखा है उनका ही खराब लगेगा। बट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 2 बिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Ideally we can say the British rule was from 1757 to 1947. 1757 Battle of Plassey और 1947 we got the independence. अब ये फिगर जो है around 2 billion people, some reports say that it is 2 billion people, some say that it is around 1.8 billion, पर ठीक है 1.8 billion to 2 billion people have died. The figure is very huge because even today our population is 1.4 billion. Just imagine the massacre they did in India, the genocide they did in India. और कैसे हुआ था उसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। देयर वॉज अ ग्रेट
famine in 1943 in बंगाल। बंगाल में एक अकाल का 1943 में एक बड़ा भयानक अकाल हुआ था। It is estimated that around 3 to 4 million people, मतलब 30 से 40 लाख लोग उस फेमिन में, उस अकाल में मारे गए थे। Now the researchers have found that it was not a natural famine. It was a man-made famine. The Britain's Prime Minister, the British Prime Minister, Mr. Churchill said that it was natural, but no, the data and the records suggest that it was man-made. ज़्यादा डिटेल में आगे फिर कभी बनाऊंगा। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे। अब आप खुद डिसाइड करिए कि हाउ ऑनरेबल was British East India Company and how honorable are the Britishers। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो, कुछ जानकारी मिली हो तो भी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।